जंतर मंतर की कहानी, उज्जवल झा की जुबानी। देखिए, आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन में हम घर वापस आ गए। बहुत किस्मत वाले हैं कि हम वापस आ गए, वरना वहाँ तो वापस आने देने का कोई महत्व ही नहीं था। वहाँ तो सच आप बोल ही नहीं सकते थे। सभी लोगों को पता होगा, जैसे कि मैं आज उम्र ज़्यादा हो गई है हमारी कहते हैं अपने आप को, लेकिन मैं आज भी युवा हूँ। खैर, 40 साल के हम युवा हैं। और जो हम वहाँ पहुँचे, उसके बाद जो हमने नज़ारे देखे, मैं सुबह गया था ना, जब हम वहाँ पहुँचे रात में तो लड़ झगड़ के कैसे नहीं कैसे हम वहाँ अपनी पत्नी से लड़ झगड़ के गए थे और वो जाने नहीं दे रही थी। वो कह रही थी क्या करोगे जाके, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम तो युवा हो ही नहीं। हमने नहीं यार, हम युवा नहीं है, देश की बात है, कल को हमारी बेटी भी बड़ी होगी और ऐसे ही अगर सिस्टम रहेगा ना, तो इस सिस्टम के खिलाफ थोड़ा सा तो यार बनता है, मेरा भी कंट्रीब्यूशन बनता है। खैर, मैं यहाँ से निकल गया लड़ झगड़ के। दोस्तों, बताऊँ आपको, जो मेरा फ़ोन पे या पेटीएम जो भी होता है ना ऑनलाइन वाला, उसमें हम पैसे नहीं रखते हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं रखते हैं कि बड़ा हाई होता है, हाईजैक होता है, और इसलिए वो चक्कर में पैसे नहीं रखते हैं। 100-150 रुपये पड़े होंगे या नहीं पड़े होंगे, मुझे ये भी याद नहीं है, और मिले नहीं फ़िलहाल तो। उसके बाद मेरी बीवी ने मुझे 1,000 रुपये दिए जोड़ बटोर के, और 1,000 के जो रुपए थे वो हमने अपने एक छोटे से बैग में रखा, और बीबी ने कहा कि सुनो, एक काम करना, बरसात का मौसम है, एक शर्ट लेते जाओ। वो जो बार बार आप काली शर्ट देख रहे हो ना, ये बीबी का देन है। मेरी पत्नी ने मुझे दिया था कि अगर भीग जाना तो इसे चेंज कर लेना, लेकिन उसका मौका ही नहीं आया। उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे। हालांकि हम जब बरेली जंक्शन पहुँचे, बरेली जंक्शन पहुँचते ही मुझे आधे से 5 घंटे बाद कोई एक ट्रेन मिल गई जो पुरानी दिल्ली जा रही थी। तो मैंने चला कोई बात नहीं, दिल्ली तो पहुँचो पहले, उसके बाद तो देख लेंगे। दिल्ली पहुँच गए, वहाँ से हमने एक रैपिडो बुक किया। वो बंदा ने रैपिडो का जो, जब आप हम लोग बुक करते हैं ना, तो वो नॉर्मली सी है कि वो बुकिंग ले लेता है, लेकिन वो बंदा 5 घंटे हो गया, वो आया ही नहीं। तो हमने यार, हो सकता है ट्रैफिक होगा, लेकिन 3:30 पौने 4 बजे कौन सा ट्रैफिक होता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। खैर, उस पर नहीं जाते हैं। वो नहीं आया, मैंने उसे कैंसिल किया, दोबारा फिर बुकिंग किया, फिर भी नहीं आया। कोई बात नहीं, मैंने एक भाई साहब से पूछा, हमने, भाई साहब यहाँ से जंतर मंतर कितनी दूर है? तो उन्होंने कहा भाई साहब 6.5 किलोमीटर लगभग बताया था मुझे, और गूगल भी वही बता रहा था, 6.5 से 7 किलोमीटर ऐसी कुछ था। तो हमने, ठीक है भाई साहब, हम मुझे ये बता दो जाना किधर है, क्योंकि हम कभी नई जगह जाते हैं, हालांकि दिल्ली में बहुत बार गया हूँ, लेकिन वो वहाँ पे नहीं पहुँचा हूँ। तो जैसे मैं पहुँचा, तो उन्होंने कहा कि आप इधर से चले जाओ, सीधा रास्ता है ये। तो हमने, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। और मैं जैसे ही आगे बढ़ा, तो एक टेम्पो वाले भाई साहब जो ना जा रहे थे, भाई ट्रैफिक चल रहा था, तो मैंने ऐसे ही हाथ दे दिया कि हमने, भाई कोई मेरी मदद कर दो।
मदद के लिए मांगा उनसे हमने। और वो जो आरओ वाला पानी होता है ना, उसका टैंक होते हैं उसके, वो टैंक लेके भैया जा रहे थे। और उन्होंने कहा कि कहाँ जाओगे आप, बैठा लिया उन्होंने मुझे। और वो आगे बहुत ही कम जगह होती है उसके अंदर, वो एक ड्राइवर की सीट होती है, लेकिन उन्होंने बैठा लिया, छोटा सा रिक्शा होता है वो। खैर, उन्होंने बैठाया मुझे। उसके बाद मैंने कहा भैया इतनी मतलब जितना भी मेरा डिस्टेंस है ना वो कम कर दो। तो कहने जाओ कहाँ अपना, मैंने कहा मुझे जंतर मंतर जाना है यार। कहने ठीक है भैया, मैं जहाँ तक जाऊँगा वहाँ तक आपको जो है ड्रॉप कर दूँगा। उन्होंने गुरुद्वारे पे, चांदनी चौक पे गुरुद्वारा है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा और पता भी होगा सबको। गुरुद्वारे पे उनको कोई पानी वानी देना होगा, इसलिए वो पानी वानी देने के लिए वहाँ गए होंगे, और उन्होंने मुझे वहीं पे छोड़ दिया। फिर वहाँ से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा चांदनी चौक की तरफ। तो मैंने पूछा भाई जंतर मंतर जाने के लिए, बहुत सारे लोग थे जगे हुए थे, तो मैंने पूछा भाई जंतर मंतर जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई जंतर मंतर जाने के लिए आपको रोड क्रॉस करना पड़ता है, वो उस साइड से जाते हैं जो मतलब बैरिकेडिंग बहुत सारी है वहाँ पे, आप कभी जाओगे तो बिल्कुल परेशान हो जाओगे। खैर, मैं उस साइड में पहुँचा तो एक ऑटो वाले भैया मिल गए। ऑटो वाले भैया ने मुझे बैठा लिया। मैंने भाई मुझे जंतर मंतर जाना है। तो उन्होंने कहा भाई जंतर मंतर तो अलाउड ही नहीं है जाने का, ये बात है 4:30 बजे की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जंतर मंतर जाने का तो अलाउड नहीं है, आप एक काम करते हैं, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने सवारी भी बैठा रखी थी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम आपको वहाँ तक छोड़ देंगे जहाँ से आपको पास पड़ जाएगा। तो हमने अच्छा ठीक है। जंक्शन से हम, पानी वाले भैया ने 1 किलोमीटर का रन हमारा कम कर दिया। 1 किलो से नहीं, 2 किलोमीटर का रन जो है ना वो ऑटो वाले भैया ने कम कर दिया। और उनकी मैं बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ। बाई चांस कभी अगर उन्हें वीडियो मिल जाए तो वो थैंक यू बोल देंगे। और वो क्यों बोलेंगे, मैं ही उन्हें थैंक यू बोलता हूँ। उन्होंने कहा था कि भैया आप क्या किस लिए आए हो, तो मैंने यार मैं पत्रकार हूँ यार, छोटा मोटा। खैर अब पत्रकार नहीं हूँ, अब तो जज्बाती हो गया हूँ। और जब भी ऐसी कोई बात होती है तो मैं आता हूँ। जो वो कहते हैं ना कि खून जो होता है ना पत्रकार का, वो बड़ा खौला हुआ होता है। कभी भी कुछ गलत या सही देखता है ना, तो वो उसे दोनों चीज़ों को मिलाता है फिर। चलिए खैर, उन्होंने भैया ने छोड़ दिया। और मैं जैसे ही उन्होंने कहा इस मोड़ पे चले जाइएगा, उस मोड़ पे मुश्किल से 7 से 8 कदम बढ़ाए होंगे, एक बाइक वाले भैया थे, उन्होंने मुझे बैठा लिया। और जैसे ही उन्होंने बैठाया, मैंने कहा भैया जहाँ तक आप जाओगे आगे तक छोड़ देना यार मुझे। उन्होंने बैठा लिया। उसके बाद कह रहे हैं भाई, वो इस्लाम नाम था उनका, कहना है भैया आप पहले आदमी जिसे मैंने लिफ्ट दिया। तो हमने यार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद मैंने फ़ोन निकाला और मैं कुछ बोलने लगा, कह रहा भैया फ़ोन अंदर रख लीजिए। तो हमने यार यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। अरे कहने लगा भैया कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो है ना 40,000 रुपये का फ़ोन जो है जा चुका है, इसलिए हम आपसे कहना फ़ोन अंदर रख लीजिए। तो हमने चलो अच्छा ठीक है, मैंने फ़ोन अंदर रख लिया। और उन भैया ने जो मुझे छोड़ा है ना, वाकई में कमाल हो गया भाई साहब। वो ना 350 मीटर की दूरी पे उन्होंने हमें छोड़ा था। उसके बाद से फिर सिलसिला शुरू हो गया अंदर जाने का। और वैसे भी मैं 7-8 किलोमीटर का रन करके वहाँ पहुँचा था। और जगह जगह मैं देख रहा था बेचारे, एक पिट्ठू बैग होता है वो टांगे हुए, और अपना चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। अब इन सारी कहानियों के बीच में हमने आपको बहुत सारे वीडियो भी शेयर किए हैं, वो आप लोग देख रहे होंगे लगातार। लेकिन छात्रों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हमने अपने जीवन में, जो मेरी उम्र है, ये हमने पहली बार देखा है। और उनका सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही तो मांग है। मतलब हमारे 140 करोड़ की आबादी में
500 कुछ सीटें हैं, मतलब उसमें एक आदमी नहीं जा सकता, उस आदमी का इस्तीफा नहीं ले पा रहे। ऐसी कौन सी नस दबी है भाई सरकार की, ऐसी कौन सी नस दबी है जो उस आदमी को इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं? कुछ तो है, सीक्रेट है या नहीं है भाई, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि किसके पास क्या होता है और क्या रखे हुए होता है जिससे पूरे युवाओं को वो दबा रहा है और पूरा सिस्टम उससे जो है दबा हुआ है। तो धर्मेंद्र प्रधान इतना बड़ा आदमी हो गया कि 140 करोड़ की जनता के साथ जो है खेल रहा है। कमाल है। फिलहाल मैंने पहली बार देखा है ऐसा, इससे पहले हमने आज तक नहीं देखा। अब आते हैं मुद्दे पे। जब हम वहाँ पहुँचे बड़ा अच्छा लगा। मैं वहाँ से जब अंदर गया और मैंने सब स्टेज तक पहुँचा, बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, आराम से, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो बैरिकेडिंग हुई थी वो मेरे सामने ही हुई है। फिर मैंने कहा, जब मैं अंदर गया तो सब सही चल रहा था, तो मैंने कहा यार ये तो यहाँ सब सही चल रहा है यार, ये क्या है, कुछ है ही नहीं। उसके बाद फिर मैं बाहर आ गया। उसके बाद करीबन 1.5 किलोमीटर तक पुलिस की गाड़ियाँ लगी हुई थी, लगातार आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, जिसमें आरएएफ, दिल्ली पुलिस, आर्मी, 4 तरीके की पुलिस लगी हुई थी। और सभी ने मतलब ऐसा मोर्चा संभाला था। उसके बाद फिर एक बैरिकेडिंग हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 6 हुई, वो गिनती नहीं है कहाँ से बंद कर रहे थे। वो वहीं से बंद नहीं कर रहे थे जहाँ से उन्हें छात्रों को खदेड़ना था। जब उन्होंने खदेड़ा, बहुत सारा बवाल हुआ। सभी लोग सोशल मीडिया पे हो, आप लोग देख ही रहे होगे। मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। मैं नमन करता हूँ उन बुजुर्ग का जिन्होंने मेरा साथ दिया। एक 70-80 साल के दादा दादी, हम कहते हैं उन्हें, दादा दादी थे, तो वो हैं, मतलब वो जा रहे थे। तो पता है क्या, दोनों ने ना वो एक एक मतलब झोला ना वो ऐसे करके उठा रखा था, तो वो बहुत ही वजनी दिख रहा था मुझे। तो मैंने कहा आप ये मुझे दे दो ना, मैं लेके चल रहा हूँ, आपके साथ ही तो चल रहा हूँ। कहेंगे अरे बेटा मैं उठा लूँगा। अरे हमने, नहीं बाबूजी कैसी बात करो, आप मेरे दादा की उम्र के हो, मैं ऐसे कैसे, आप दादी की उम्र हो, मैं ऐसे कैसे। तो मैंने उनका झोला उठा लिया और कसम से उसके सेकंड भर भी नहीं हो तो मैंने झोला उठाया, और उसके बाद जो दना दन चले हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और मेरे ही ठीक पीछे एक बच्चा आ रहा था जिसकी शर्ट वर्ट फट गई थी, उसको इतना मारा है ना, बहुत मारा पुलिस ने। अब किस बात पे मारा मुझे भी नहीं पता भाई, क्यों मार रहे थे, जबकि उसने, वो तो यहाँ हमारे साथ में ही खड़ा हो गया था, दादा दादी के साथ में खड़ा हो गया, कह रहा था मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे थे। मैंने दादा दादी को उनके स्टैंड पे छोड़ा। दिल्ली में बहुत सारे स्टैंड बने हुए हैं जहाँ किसी को जाना हो तो वो वहीं पे बैठता है, उसके आगे ना पीछे, वो बस रुकती नहीं है। तो मैंने उन्हें स्टैंड पे छोड़ा। तो हमने दादा दादी आप जाइए, मैंने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया और आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही ना थोड़ी दूर तक तो हम चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। थोड़ी देर बाद फिर से एक वो आया, वो एक सैलाब टाइप का आ रहा था। हम कभी भी बॉम्बे जाते हैं ना, या कभी भी समुद्री इलाके में कहीं भी जाते हैं, तो वो एक बात है नहीं, वेव आती, वेव, वो वेव आ रही थी। मतलब एक तरफ नहीं, चारों तरफ ही वेव आ रही थी। वो वेव आई एकदम से, और पुलिस ने 2-3 डंडे मुझे भी सूद दिए, 3-4 के 4-6 सूद दिए होंगे। मैं एक आध एहसास नहीं हो रहा है, 2-3 तो पूरा एहसास हो रहा है।
हड्डी पे जो लगी थी वो निशान हमने आप लोगों को दिखाया ही था पहले, वो था। फिर जब पूरी तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट को खारिज कर दिया, मतलब सारे जो छात्र थे वो तितर बितर कर दिया। राजीव चौक पे हमने पहली बार देखा कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था कि जो उसका पार्क है ना, वो जनपद वाला जो बाजार नीचे लगता है, वो हमने पहली बार देखा कि पूरा भरा हुआ था, राजीव चौक जाम था। और हमारी लाइफ का सबसे पहला प्रोटेस्ट जो हमने देखा है वो इस तरीके का था। मतलब आप निहत्थे को मार रहे हो जिसके पास कुछ है ही नहीं। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये पता है कि बहुत सारे परिवार हैं जो आए हुए थे अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। ये बर्बरता किस लिए? भाई सवाल पूछना डेमोक्रेसी में है और सवाल पूछना चाहिए। ये संविधान है हमारा सवाल पूछने का। सवाल जवाब होते हैं तभी तो सजा भी मिलती है ना। भाई वकील अगर खड़ा होता है, सवाल जवाब करता है, तभी तो उसी के बिहाफ पे जज भी जजमेंट देता है ना। लेकिन आप तो पहले ही से जजमेंट दे रहे हो, सुन तो रहे नहीं हो आप। सुनना तो है ही नहीं, पहले ही जजमेंट दे दिया। बहुत मारा बच्चों को। अब कोई मौत का आंकड़ा तो हम नहीं दे पाएंगे और मुझे पता भी नहीं है, इसके लिए हम कुछ कह भी नहीं सकते। बहरहाल इतना आंकड़ा तो दे देंगे कि जो छात्र थे, देखिए खांसी आ रही है अभी भी, मुझे लग रहा है कि वो जो गैस छोड़ी गई थी वो कहीं ना कहीं पूरे शरीर में कहीं ना कहीं है बचा हुआ। और जब से मैं वहाँ से आया हूँ खांसी अलग सी आ रही है। अब ये मत कह देना कि मुझे कोरोना हो गया, क्योंकि कोरोना से मैं बहुत पहले लड़ चुका हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो हम 17, 18, 20 मिनट में नहीं बता सकते हैं। 2 दिन की बातें आदमी 10, 15, 20 मिनट में नहीं बता पाता है। मुझे जो समझ में आया कि एक आदमी के लिए पूरी सरकार झुकी हुई है, बस यही समझ में आया मुझे। मेरा किसी से कोई लेना नहीं, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ और ना ही मैं किसी का काम करता हूँ। मैं किसी को वोट भी नहीं देने जाता हूँ। सही बताऊँ आपको हकीकत, मैंने आज तक किसी को वोट ही नहीं दिया। जिस दिन वोटिंग होती है मैं उस दिन जाता ही नहीं हूँ। कवरेज भी करने गया था तो कवरेज करता रहा, वोट देने नहीं गया था मैं कभी भी। तो हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है इन बातों से। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके का व्यवहार जो है ना वो सही नहीं है। ये हमारे बच्चे हैं, भविष्य हैं कल के। और जब भी इस भविष्य के ऊपर अगर कोई बात आएगी ना, तो देखिए एक बात हम आपको बता दें साफ साफ, मेरा नाम उज्जवल झा है और उज्जवल झा ने वही किया है जो उसे सही लगा। हम कभी किसी के खिलाफ नहीं गए हैं, लेकिन जिसने भी खिलाफत की है उसके साथ ज़रूर रहे हैं। तो इसलिए किसी को गलत फहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मेरे फेसबुक के फ्रेंड हैं ना, एक कुछ ज़्यादा ही है, चलिए खैर नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक कुछ ज़्यादा ही है। क्यों ऐसे करते हो? अरे भाई, अच्छा ये बताइए, शादी वर्दी में यहाँ तो मैंने जो अभी तक देखा है, शादी वर्दी का जो पुलिस होता है ना, कैसा होता है आप बताइए। SPRA आपने देखा है? इंटेलिजेंस देखा है? STF देखा है?
ईडी देखा है, ये सब सादे वर्दी में आते हैं। ना तो वहाँ ईडी की जरूरत थी, ना ही एसटीएफ की जरूरत थी, और किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन सादी वर्दी में कुछ लोग आए थे और उनका फोटो भी वायरल हो रहा होगा। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है। जब प्रूफ नहीं है तो हम ब्लेम भी नहीं करते हैं किसी को। फोटो आप लोग वायरल हो रहा है, देख ही रहे होंगे, वीडियो भी वायरल हो रही बहुत सारी। तो इस तरीके का कृत्य ना वो सही नहीं है। कब तक चलाओगे आप? जब जनता ही नहीं आपके साथ में रहेगा तो आप करोगे क्या? उठाओगे झोला और चल दोगे? चलो भाई, झोला उठाओ और चलो। हम भी चलते हैं झोला उठा के। जय श्री राम, जय भारत, मेरा भारत महान। जय हो।